हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू कर रहे हैं कोनिकॉइड का, जो पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का हमें पोलर प्लेन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, आपके पास ये पॉइंट आपको दे दिया x1 y1 z1 और ये कोनिकॉइड आपको दे दिया, ठीक है, ax² + by² + cz² = 1। आपको इस पॉइंट का पोलर प्लेन निकालना है इस कोनिकॉइड के हिसाब से। ये पोलर प्लेन हम पहले भी कर चुके हैं स्फीयर के चैप्टर में, और वहाँ पे सिर्फ जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, स्फीयर की इक्वेशन होती थी। यहाँ पे कोनिकॉइड की इक्वेशन है, फ़र्क सिर्फ इतना है और सारी बातें वही हैं। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार रिपीट कर देता हूं कि वास्तव में पोलर प्लेन है क्या आपका। जैसे मान लो आपने कोई पॉइंट चूज़ कर लिया P, ठीक, आप यहाँ से कोई सीकेंट ड्रा करते हो, एक आप इंटरसेक्टिंग लाइन आपने ड्रा की PQR, ठीक, और अगर आप इस PQR पे, हाँ जी, इस PQR पे आप बीच में कहीं पे आप पॉइंट S चूज़ कर लेते हो, और वो S पॉइंट इस तरह का है कि वो P उसमें जो Q है वो PS को जिस रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली, उसी रेशो में जो R है वो PS को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ। क्या है हमारे पास कि भाई जो पहले आपने लाइन ड्रा की PQR, इस PQR के ऊपर आपने S पॉइंट इस तरह से चूज़ कर लिया कि Q जिस रेशो में PS को इंटरनली डिवाइड करता है उसी रेशो में R PS को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो वो जो S होगा, इस तरह के जितने भी S होंगे, ठीक है ना, उन सभी S का जो लोकस होगा वो क्या होगा, आपका पोलर प्लेन होगा। किसका, इस P पॉइंट का, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। मतलब S और भी तो आ सकता है ना, यहाँ भी तो आ सकता है S आपका, है ना, यहाँ भी आ सकता है S आपका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन सब का जो लोकस होगा दैट इज़ द पोलर प्लेन। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जैसे अगर हम बात करें S, जैसे कि मैंने कहा कि इसके ऊपर इस तरह से चूज़ किया कि रेशो जो है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल वो सेम बनता है, तो हमें लोकस किसका S का निकालना है, और वो क्या है, आपका पोलर प्लेन होगा। ठीक है जी। देखो, इफ़ Q divides PS in ratio k:1, then the coordinates of QR, जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या है आपके, kx + x1 है ना, अपॉन 1/1 + k, ये सारे जो है बाई सेक्शन फॉर्मूला हमने निकाल दिए। ये जो लाइन है आपकी देखा जाए तो, मतलब ये जो लाइन है PS में Q डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशो में। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे Q के, सेक्शन फॉर्मूला से तुम्हें पता ही होगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि Q जो पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है ये लाई किसके ऊपर करता है, कोनिकॉइड के ऊपर लाई करता है, तो कोनिकॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। तो कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, हमने एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक इक्वेशन निकाल दी जो कि क्वाड्रेटिक है, किसमें, के में, जिसके दो रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, के दो रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अब क्योंकि जो Q है और जो R है वो PS को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। समझे ना बात, ये तो हम ऊपर लेकर के चल रहे हैं कि Q जो है, अगर हम ऊपर दोबारा मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये जो Q है, ये Q और R इस PS लाइन को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो इसके रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है ना, वो आपके इक्वल और अपोजिट होंगे। मतलब जैसे +-5 हुआ या +-10 हुआ, इस तरह के होंगे कहने का मतलब। तो उनका सम किसके बराबर होगा, उनका सम आपका 0 के बराबर होगा। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ k किसके बराबर हो गया, मतलब 0 के बराबर। क्यों कोफिशिएंट ऑफ k 0 के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, सम ऑफ द रूट वो -b/a के बराबर होता है ना, और वो क्या है आपका 0 है, तो b क्या हो गया, फिर 0 हो गया। b का मतलब क्या है, b बी द कोफिशिएंट ऑफ k, है ना। तो कोफिशिएंट k का हमने यहाँ से उठा लिया ऊपर से, और ये हमने रख दिया बराबर क्या, किसके कर दिया, 0 के। तो यहाँ से ax x1 + by y1 + c z z1 हमारा 1 के बराबर आ जाता है।
ठीक, तो ये जो इक्वेशन है वो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। ओके, अब ये जो P पॉइंट है इस सेंट्रल कोनिकॉइड में, जो अभी जिसका हमने पोलर प्लेन निकाला, इस P पॉइंट को हम पोल भी बोलते हैं। और एक और बात है कि अगर ये P पॉइंट आपका सेंट्रल कोनिकॉइड के ऊपर लाई कर जाए तो जो पोलर प्लेन है वो क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। ठीक, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की बात हम करने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर P का पोलर प्लेन इस कोनिकॉइड के हिसाब से Q पॉइंट में से पास करे, तब Q का जो पोलर प्लेन होगा वो P पॉइंट में से पास करेगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारी, इसको हम प्रूव भी करेंगे। कैसे? जैसे हमने क्या किया कि हमने कोनिकॉइड की इक्वेशन चूज़ कर ली, है ना, ये इक्वेशन हमने चूज़ कर ली, दो पॉइंट हमने ले लिए P और Q, अलग अलग पॉइंट हमने ले लिए। पहले एक काम करते हैं कि P के हिसाब से हमने पोलर प्लेन निकाला, वो ये आएगा, अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक, और अगर ये प्लेन किस में से पास करे, Q में से पास करे, या यूँ कहो कि Q पॉइंट आपका इस प्लेन के ऊपर लाई करे, तो इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। वो आपके x की जगह x2 रख दिया, y की जगह y2 और z की जगह z2 रख दिया, मतलब Q के कोऑर्डिनेट हमने रख दिए, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। एक तरह से कहने का मतलब ये कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि जो P का जो आपका पोलर प्लेन है वो किस में से क्रॉस कर रहा है, आपका Q में से क्रॉस कर रहा है। चलो अब ये देखते हैं कि क्या Q का पोलर प्लेन P में से भी क्रॉस करेगा। ठीक, चलो देखो, हमने Q का पोलर प्लेन निकाल दिया, फॉर्मूले से ये निकाल दिया, और अगर ये P में से क्रॉस करे या P इसके ऊपर लाई करे तो P के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। और हमने x की जगह x1 रखा, y की जगह y1 और z की जगह z1 रखा। तो ये कंडीशन अगर हमारी होल्ड करती है, कौन सी कंडीशन, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम ये कह सकते हैं कि Q का पोलर प्लेन में किस में से पास करता है, P में से पास करता है। ठीक है ना, और ये है कंडीशन होल्ड करती है, क्यों, ये तो हम ऊपर लेकर के चल ही रहे हैं, ये तो हम मान करके चल ही रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई अगर P का पोलर प्लेन Q में से पास करे तो Q का पोलर प्लेन P में से पास करेगा। ठीक, तो पोल ऑफ द गिवन प्लेन, पोल का मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि जो P पॉइंट है वो आपका पोल होता है, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे। मान लो आपको पोलर प्लेन दे दिया, ये कोनिकॉइड आपको दे दिया, आपको कहा जाता है कि पोल आपको निकालना है। मान लेते हैं कि x1 y1 z1 आपका पोल है। ठीक, जो पोलर प्लेन होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड वो हमारा ये है ना, लेकिन जो हमें प्लेन दे रखा है वो हमें ये दे रखा है। अब ये पोलर प्लेन हमने निकाला और हम ये भी पोलर प्लेन लेकर के चल रहे हैं, दो पोलर प्लेन हमारे पास सेम आ गए एक ही पॉइंट के, एक तो ये आ गया और ये हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अगर सेम हैं तो दोनों में x y z और कॉन्स्टेंट्स के रेशो वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने किया ax1/l by1/m cz1/n इक्वल टू 1/p। यहाँ से x1 निकाला, y1 निकाला और z1 निकाला, x1 की वैल्यू आ गई, है ना, y1 ये जो आपको मिला ये क्या है, दैट इज़ द पोल ऑफ द पोलर प्लेन, पोल ऑफ द गिवन पोलर प्लेन। आगे चलते हैं हम, आगे क्या है आपके पास, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी कंजुगेट। दो प्लेन आपके कंजुगेट कब होंगे। कंजुगेट का मतलब ही ये है कि भी एक प्लेन का जो पोल है, ठीक है, इस सेंट्रल कोनिकॉइड के हिसाब से अगर दूसरे प्लेन के ऊपर लाई करे तो जो दूसरे प्लेन का जो पोल होगा वो पहले वाले प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो ये कंडीशन जो है वो हम कैसे निकालें। जैसे मान लो आपको ये दो आपको प्लेन दे दिए, है ना, और आपको कहा जाता है कि भी ये कंजुगेट इस कोनिकॉइड के हिसाब से कब होंगे, जब ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। तो हम चलते हैं आगे। देखो, हमें पता है कि अगर एक प्लेन हम ये लेते हैं तो उसका जो पोल होगा वो ये है, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको, ठीक है ना। अब अगर ये जो है पोल, द पोल ऑफ द प्लेन, ये हमारे पास है पोल हमारे पास विच लाइज ऑन द प्लेन, जो कि आपका इसका जो पोल है किस प्लेन के ऊपर, दूसरे प्लेन के ऊपर लाई करता है। वो दूसरा प्लेन, ये सेकंड जो इक्वेशन है वो ये है। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हम L1/AP1 रखेंगे, y की जगह हम M1/BP1 रखेंगे, ऐसे ही z की जगह हम N1/CP1 रखेंगे। सोल्व करने के बाद ये कंडीशन हमें मिलती है। ठीक,
अब हम देखते हैं कि भाई जो सेकंड आपकी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का जो पोल होगा वो ये होगा। सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड प्लेन की इक्वेशन। सेकंड प्लेन की इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन है ना, जो ये सेकंड प्लेन है, इसका आपने क्या निकाला? पोल निकाला। पोल कहाँ है हमारे पास? इसका पोल हमारे पास ये आ गया, सॉरी ये पोल है आपका, ये पोल आपके पास आ जाता है। इफ़ दिस पोल लाइज ऑन 1 देन, अगर ये पोल आपका 1 के ऊपर लाई करता है, 1 मतलब फर्स्ट प्लेन, उसके ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब x की जगह आप फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है उसमें आप x की जगह L2/AP2 रखोगे, y की जगह M2/BP2 रखोगे, ये सारी रखोगे और ये इक्वेशन आपकी होल्ड कर जाएगी, ये वाली। तो दोनों इक्वेशनें सेम हैं, कहने का मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस आपने निकाली, एक तो ये निकाली और ये दोनों निकाली, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि भी दोनों प्लेन एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। कंजुगेट का मतलब ये कि भी एक का पोल दूसरे पे लाई करे, दूसरे का पहले पे लाई करे, जब ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। ठीक, अब पोलर लाइंस की बात करते हैं। पोलर लाइंस क्या हैं हमारे पास? ठीक, हमें इफ़ द पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन L विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कोनिकॉइड पासिस थ्रू ए गिवन लाइन L डैश, मतलब अगर एक लाइन का के ऊपर आपने कोई पॉइंट चूज़ किया और उसका पोलर प्लेन, ठीक है जी, दूसरी लाइन में से पास करे, ठीक, तो जो पोलर प्लेन होगा ऑफ एनी पॉइंट ऑन L डैश पासिस थ्रू L, जो दूसरी लाइन है उस लाइन के ऊपर अगर तुम कोई पॉइंट चूज़ करते हो, ठीक है, L डैश के ऊपर तुम पॉइंट चूज़ करते हो, उसका जो पोलर प्लेन होगा वो जो पहले वाली लाइन है उसमें से पास करेगा। तो ये हम प्रूव करेंगे। ये प्रूव जो यहाँ पे कर रखा है इसकी ज़रूरत तो है नहीं वैसे, मतलब सीधा इसका ये रिजल्ट वो यहाँ क्या कहते हैं, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन L। कोई पॉइंट आपने L चूज़ कर लिया इस लाइन के ऊपर, P डैश आपने L डैश के ऊपर चूज़ कर लिया। इफ़ द पोलर प्लेन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कोनिकॉइड थ्रो P डैश एज P डैश इज एनी पॉइंट ऑन L डैश, then by reciprocal property the polar plane of P dash passes through P, polar plane of P dash passes through P, but P is any point on L, hence the polar plane of P passes through L। देखो हमें जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक लाइन, एक पॉइंट का पोलर प्लेन अगर दूसरे पॉइंट में से पास करे, ठीक है ना, अगर जैसे मतलब इसका अगर पोलर प्लेन, जैसे हम बात करें P का अगर जो पोलर प्लेन है, ठीक है जी, ये अगर P का पोलर प्लेन अगर P डैश में से पास करे, दूसरे पॉइंट में से पास करे, तो दूसरे पॉइंट का पोलर प्लेन पहले वाले जो प्लेन है उस जो पहले वाला जो आपका पॉइंट है P में से पास करेगा। मतलब अगर P का पोलर प्लेन, सीधी सी बात है, अगर P डैश में से पास करे और तो P डैश का जो पोलर प्लेन होगा वो P में से पास करेगा। और P डैश ये आपके आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं, किसके ऊपर? L डैश के ऊपर और L के ऊपर, ये तो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो L का जो पोलर प्लेन है अगर L डैश में से क्रॉस करता है, तो अगर L डैश में से क्रॉस करता है L का पोलर प्लेन, ठीक है ना, तो L डैश का जो पोलर प्लेन है, पोलर है, जो किस में से क्रॉस करेगा? L में से क्रॉस करेगा। L डैश के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, वो किस, उसका पोलर प्लेन L में से क्रॉस करेगा। तो ये था यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो है पोलर ऑफ ए लाइन, पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए कोनिकॉइड, विद रिस्पेक्ट टू ए कोनिकॉइड, एक कोनिकॉइड के हिसाब से पोलर ऑफ ए लाइन। ठीक, टू फाइंड, हमें देखो, हमें ये लाइन की इक्वेशन दे दी और इस सेंट्रल कोनिकॉइड के हिसाब से हमें क्या निकालना है? उसका पोलर निकालना है, मतलब उसकी पोलर लाइन निकालनी है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट चूज़ कर लेंगे। ये पॉइंट हमने चूज़ कर लिया इस लाइन के ऊपर, इसका हम क्या निकालेंगे? पोलर प्लेन निकालेंगे। जैसे फॉर्मूला है आपका ax x1 by y1, वो जो फॉर्मूला है, x1 की जगह क्या है? ये पॉइंट है, y1 की जगह ये है, z1 की जगह ये है। तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और करने के बाद हमें क्या मिलता है? ये मिलता है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, r कॉमन ले लिया हमने। ठीक, अब ये जो है, ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरा का पूरा प्लेन, ये प्लेन किस में से पास करता है? ये जो दो लाइन ही, ये जो पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन में से पास करेगा। मतलब कहने का क्या, फॉर एनी वैल्यू ऑफ r,
देखो ये आपने एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ चूज़ कर ली और आर के साथ जो कोफिशिएंट था आर का एक तरह से वो आपने अलग से ले लिया। एक तरह से ये दो प्लेन हैं, दो प्लेन आपके एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये लाइन किस में से क्रॉस करेगा, इस लाइन में से क्रॉस करेगा। कौन सी लाइन में से, इन दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन में से क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपकी पोलर की वो क्या हो जाएगी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी पोलर की आ जाएगी। मतलब इन दो प्लेन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पोल। ठीक, और जैसे हमें इसका पोलर निकालना था ना, इसका पोलर निकालना था, तो इसका पोलर इस कोनिकॉइड के हिसाब से क्या होगा, वो ये होगा जी, ये है। ठीक है जी, ये है। तो ये आप ध्यान रखोगे। मतलब किया कैसे इसने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके ऊपर आपने पॉइंट चूज़ किया, इस पॉइंट को आपने, इस पॉइंट के हिसाब से आपने पोलर प्लेन निकाला। ठीक, और उसको चेक किया कि भी वो किस लाइन में से क्रॉस करेगा, वो इस लाइन में से क्रॉस करेगा, है ना। तो कहाँ से आई ये लाइन, यहाँ से और यहाँ से आई ये लाइन। ठीक है जी, और सीधी सी बात है, यही जो लाइन जो है आपकी दैट इज़ द, ये क्या है आपका पोलर है गिवन लाइन की, ये गिवन लाइन की पोलर है। तो कंजुगेट लाइंस जो है हमारी, हाँ जी, conjugate lines, two lines which are such that the polar of each with respect to a conicoid intersect the other are called the conjugate lines with respect to the conicoid। मतलब दो लाइंस जो हैं वो इस तरह से हों कि भाई हर एक का जो पोलर है एक कॉनिकॉइड के हिसाब से दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या है कि उन लाइन को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट लाइंस कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। ओके, देखो ये जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो करेंगे हम। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें ये लाइन दे दी, इसका हमें इस कोनिकॉइड के हिसाब से पोलर निकालना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। आपको जैसे हमने ये लाइन चूज़ की, यहाँ पे ये चूज़ की लाइन, और ये आपका सेंट्रल कोनिकॉइड है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, 21 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। तो हमने कहने का मतलब ये फॉर्म बनानी है आपको, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1, ऐसी फॉर्म आपको क्रिएट करनी है। ठीक, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट से, तो उसको आप उससे डिवाइड करो और उसको ऐसे क्रिएट करो। तो जो अभी भी हम कर चुके हैं कि भाई ये अगर लाइन है तो उसका पोलर क्या होगा इस कोनिकॉइड के हिसाब से, वो क्या होगा, ये दो लाइनों, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये यहाँ से आया है, कहाँ से आया जी, ये जो है ना आपका यहाँ से, ये रिज़ल्ट यहाँ से आया कि भाई x1 की जगह आपने जो पॉइंट है वो पुट करोगे। देखो यहाँ से एक तरह से x1 की जगह आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, y1 की जगह 3, z1 की जगह 5, ये पॉइंट लाई करेगा ना इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ठीक है ना, तो वो आपने पुट किया, और lmn की जगह 5, 7 और 2 पुट किया। ठीक, तो वहाँ से मतलब ये दो प्लेन्स की इक्वेशन, कहने का मतलब ये दोनों रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन को, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों इकट्ठे। ठीक, तो इनको सोल्व करने के बाद एक लाइन ये आती है, एक लाइन आपकी ये आती है। ठीक, अब सिमेट्रिकल फॉर्म हमें निकालनी है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस की ज़रूरत है। हम मान लेते हैं कि lmn जो है दिस बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 3, ये हमने मान लिया कि डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन थर्ड है इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिया। अगर हम ये मान करके चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो आप क्या लेकर के चलोगे कि भाई l प्लस 9m प्लस 35n इज इक्वल टू 0 और 5l प्लस 21m माइनस 14n इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि 21 की जगह 0 क्यों ले लिया हमने। देखो ये ले सकते हो, 21 भी रख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बात पता क्या है, जब दो लाइनें हमारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन हमारे सेम होते हैं। ठीक है ना, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर मैंने एक लाइन x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू मैंने 5 ले ली, और मैं अगर दूसरी लाइन चूज़ करूँ x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0, तो ये जो दो लाइनें सॉरी, ये तो प्लेन है का आपने, ये प्लेन आपने ले लिया, और ये भी आपका एक जो है प्लेन है, ये भी आपका एक प्लेन है। ठीक है ना, अब ये जो दोनों प्लेन है ना, दोनों के जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आपके सेम हैं। ठीक,
दोनों जो प्लेन्स के जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आपके सेम हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कांस्टेंट अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप जैसे इधर तो 5 है इधर 0 है, तो उससे जो x के y के z के जो कोफिशिएंट है वो तो सेम है ना दोनों केसेस के अंदर, तो उससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन प्लेन्स में जो भी लाइंस होगी उनके डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो इसलिए अगर तुम 0 भी ले लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक। और सिमेट्रिकल फॉर्म में आपने एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन पुट कर दिया और फिर इसको सोल्व किया। सोल्व हमने इस तरह से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने बताया भी था आपको कि भी ऐसे कर लो, डिटर्मिनेंट एल एम एन ले लो, यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिए आपने किस किस के, एल का क्या आया 1 आया, एम का 9 है, यहाँ पे एन का 35 है, फिर एल का 5 है, फिर आपका 21 है और यहाँ पे -14 है। ऐसे आप L के नीचे L के जैसे ये जब आपने सोल्व किया कैसे किया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया हमने, L वाले को छोड़ दिया, L के नीचे 9 को -14 से मल्टीप्लाई किया और फिर -35 को 21 से मल्टीप्लाई करके मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा -861। ऐसे ही फिर आप जब M के नीचे निकालोगे उसको छोड़ दोगे और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से और इस तरह से करोगे। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, थर्ड लाइन के, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गए, वो इनके प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। अब टू फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन वी टेक z इज इक्वल टू 0, मतलब आप अब कोई पॉइंट लेना चाहते हो, डायरेक्शन कोसाइन तो हमने निकाल दिया, अब कोई पॉइंट हम चूज़ करना चाहते हैं लाइन के ऊपर, तो तुम क्या काम करो, इस लाइन के अंदर ये जो लाइन है आपकी थर्ड लाइन जो है, इस लाइन में तुम z की वैल्यू या x की या y की या उनकी कोई भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, एक फिक्स वैल्यू कोई भी पुट कर दो, चाहे तो z को 0 कर दो, चाहे y को 0 कर दो दोनों में, चाहे x को 0 कर दो, चाहे z को 1 कर दो दोनों में, चाहे x को 1 कर दो, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, कहने का मतलब ये, ठीक। तो हमने z को 0 पुट किया, z को 0 पुट किया तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई x y में, वहाँ से हमने इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, जो x की और y की वैल्यू मिलेगी, x मेरे पास -441/24 और y मेरे पास कितना है 105/24। तो एक तरह से पॉइंट आपको लाइन के ऊपर मिल जाता है, वो ये पॉइंट है। और जो इक्वेशन होगी सिमेट्रिकल फॉर्म में, वो इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तो हमने प्रोपोर्शनल निकाल दिए इनके, है ना, पॉइंट हमने ऊपर निकाल ही दिए, ये पॉइंट हमने निकाल ही दिए, ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, ठीक। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके। तो ये आपका जो एग्जाम्पल सेकंड है, ये हम करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड, इस कोनिकॉइड के हिसाब से ये पोलर कब होंगी, ये कंडीशन हमें निकालनी है, ठीक। कैसे निकालेंगे, गिवन लाइन हमारे पास हैं, ये दो लाइनें हमारे पास हैं, ये कोनिकॉइड है ना, जो पोलर 1 का जो पोलर होगा इस कोनिकॉइड के हिसाब से वो ये होगा, ये तो हम जानते ही हैं, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। अब जो आपका सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन इज़ द पोलर ऑफ द लाइन 1, सेकंड लाइन जो है वो 1 लाइन की पोलर कब होगी, जब सेकंड मस्ट लाई ऑन बोथ द प्लेन्स ऑफ 4, जो 4 के दोनों प्लेन्स हैं उनके ऊपर लाई करे। पहली तो बात ये कि ये वाली जो लाइन है ना आपकी, जो सेकंड लाइन है, ये इन दोनों के ऊपर लाई करे, ठीक। और दूसरी बात ये कि जो सेकंड है इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल्स टू बोथ द प्लेन्स ऑफ 4, कि भी एक तो इसके जो नॉर्मल्स होंगे दोनों के उनके परपेंडिकुलर हो और इस दोनों प्लेन्स के ऊपर वो लाइन आपकी लाई करे, ठीक। तो तभी वो कंडीशन होल्ड करेगी। तो वो कैसे, हमने एक तो क्या काम किया कि ये जो आपके डायरेक्शन कोसाइन थे, है ना, ये जो है इनको भी हम पुट करेंगे, उनको पुट करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर पॉइंट आप देखो, कोई पॉइंट क्या है, α2 है, β2 है और z2 है। अगर ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करेगी तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, या इसके हर एक पॉइंट, इस लाइन का हर एक पॉइंट इन दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा। तो α2, β2 और γ2 एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो हमने x y z की जगह क्या पुट कर दिया, α2, β2 और γ2 पुट कर दिया, ठीक है ना, α2, β2, γ2 ये दोनों में पुट कर दिया। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी से कि भाई जो दूसरी हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो है ना आपका आल्सो 2 इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द बोथ द प्लेन्स, कि भाई जो दोनों के नॉर्मल होंगे उनकी परपेंडिकुलर होगी।
नेचुरल सी बात है, तुम अपने आप सोचो कि भाई अगर एक प्लेन है, जैसे इस प्लेन के अंदर अगर कोई लाइन लाई कर रही है ना, ये लाइन इस प्लेन के अंदर ही मान लो लाइन लाई कर रही है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, मान लो ये नॉर्मल है, तो ये लाइन इस नॉर्मल के क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी 100% इसका जो एंगल होगा इसके साथ परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो वो कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि भाई इन दोनों प्लेन्स के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं नॉर्मल के, उनका डॉट प्रोडक्ट सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ के साथ क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वही हमने किया कि भाई जो डायरेक्शन रेशोज़ ले लिए क्या है उसमें लाइन के, तो क्या है हमारे पास L2 है ना, L2 M2 N2 है ना। तो हमने क्या किया कि भाई L2 M2 और N2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया, इसमें देखो x का कोफिशिएंट कितना है, a अल्फा 1, y का b बीटा 1, z का c गामा 1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब इनके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, L2 M2 और N2 का क्या होगा, 0 होगा। तो वही हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है ना। वही हमारे पास ये ऐसे ही आपका सेकंड लाइन में भी डॉट प्रोडक्ट जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के, उनके साथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास, ये दो बातें अगर आपकी होल्ड करती हैं, ये और ये, तब आप कह सकते हो कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये जो है ना एक दूसरे की पोलर होंगी इस कोनिकॉइड के हिसाब से। तो ठीक है जी, जो लास्ट आपका एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, ये कर लेते हैं एक बार। फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा एट राइट एंगल्स टू इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड, इस कोनिकॉइड के हिसाब से, ठीक है जी। हमें लोकस निकालना है उन सभी स्ट्रेट लाइंस का जो कि इस फिक्स पॉइंट में से गुजरेंगी, और वो सारी जो लाइनें हैं जो इसमें से गुजर रही है, वो लाइन अगर अपने ही पोलर की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है जी, उसका हमें लोकस निकालना है उस लाइन का एक तरह से। देखो आपके पास ये क्या है, कोनिकॉइड है ना, इसमें से गुजरने वाली लाइन आपने ये ले ली, ठीक। अब जो है पोलर जो होगा सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड फर्स्ट, वो क्या होगा, इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा, ठीक। ये तो हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना, निकाल चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे इस लाइन के, थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तुम कैसे निकालोगे, एक्स अपॉन दिस, वाई अपॉन दिस, जेड अपॉन दिस, ठीक। मतलब ये तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो कि भी तुम LMN ले लो डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे तुम अगर ज़्यादा बेहतर तो ये होता, इसको ऐसे कर लेना बेटे, यहाँ पे ये लिख लेना कि लेट L1, इसको L1 नाम दे दो, L1 M1 N1 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन थर्ड। ये आपने डायरेक्शन कोसाइन मान लिए, L1 M1 N1 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन थर्ड। L1 M1 N1 क्यों माने, क्योंकि LMN तो हम उसके लेके चल रहे हैं ना, ये तो LMN तो हम सेकंड के लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो हमने L1 M1 N1 मान लिए किसके, थर्ड के। तो फिर क्या आएगा आपके पास डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल कैसे, x की जगह कर दो L1, y की जगह कर दो M1, z की जगह कर दो N1। तब आप ये लिखो, ज़्यादा बेहतर तब होगा सही ढंग से, तो तब आप ये कह सकते हो, ठीक है। वो भी ठीक है कि x के नीचे, y के नीचे, z के नीचे, लेकिन ज़्यादा सही ये है, ठीक है जी। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड आर प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब जो थर्ड के डायरेक्शन कोसाइन है किसके प्रोपोर्शनल हो गए, इनके प्रोपोर्शनल। मतलब डिनोमिनेटर में कैसे वैल्यू आई मैंने बताया ना आपको, ऐसे डिटर्मिनेंट लेकर के ऊपर L M N कर लिया, नीचे x का कोफिशिएंट क्या आया आपका a अल्फा, y का क्या आया b बीटा, मतलब जैसे मैंने बताया था ना, फिर आपका z का, फिर दूसरी इक्वेशन में x कोफिशिएंट a L है ना, फिर आपका जो भी है, मतलब कहने का इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो फॉर्मूला है आपका वो लगा करके। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके प्रोपोर्शनल आगे किसके, इनके प्रोपोर्शनल आपके पास आ जाते हैं। सिंस लाइंस सेकंड एंड थर्ड आर परपेंडिकुलर, क्योंकि लाइंस आपको गिवन है कि जो लाइन लेकर के हम चल रहे हैं वो लाइन अपने ही पोलर की, अपनी ही पोलर लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या कि इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ का डॉट प्रोडक्ट थर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ के डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक। वही हमने किया, 0 किया, फिर हमने डिवाइड कर दिया पूरे को किससे, ABC से डिवाइड कर दिया,
ए बी सी से कर दिया और एल एम एन से भी कर दिया, है ना। तो फिर रिज़ल्ट क्या मिला हमें, हमें ये रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक। और फिर एल एम एन को एलिमिनेट किया, कहाँ से किया, ऊपर से किया, मतलब यहाँ से हमने एल एम एन की वैल्यू पुट कर दी, एक्स माइनस एल की एक्स माइनस एल्फा, वाई की एम की वाई माइनस बीटा और जेड की एन की जेड माइनस गामा। तो ये पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से ये इक्वेशन मिली विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपको आगे बता दिया जाएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।